साथियों नमस्कार। मैं मनहन सिंह साहू, सहायक प्राध्यापक भूगोल, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुरुद, आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक मानक अक्षांश वाले साधारण शंक्वाकार प्रक्षेप किस प्रकार से निर्मित किया जाता है, इसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। वैसे रचना विधि के आधार पर प्रक्षेप चार प्रकार के होते हैं: शंक्वाकार प्रक्षेप, बेलनाकार प्रक्षेप, खमद्य प्रक्षेप, रूढ़ प्रक्षेप। इसमें से शंक्वाकार प्रक्षेप निर्मित करने के लिए चार बातों पर ध्यान रखना आवश्यक होता है। पहला है मानचित्र की मापनी, दूसरा है मानचित्र का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार, तीसरा है प्रक्षेप का अंतराल और चौथा है मानक अक्षांश का निर्धारण। यदि मानक अक्षांश प्रश्न में निर्धारित ना किया गया हो तो मानक अक्षांश को निर्धारित करने के लिए जितना विस्तार होता है उसके दाएं और बाएं या पूर्व और पश्चिम बराबर बराबर उनको विभाजित किया जाता है। जैसे इस उदाहरण में जो देशांतरी विस्तार है वो 60 अंश पश्चिम देशांतर से 60 अंश पूर्व है, तो इसमें प्रधान मध्याह्न जो देशांतर रेखा होगी वो 0 अंश देशांतर रेखा होगी। तो इस प्रकार से अगर मानक अक्षांश ना दिया हो तो जितना विस्तार है उसको बराबर बराबर बांट करके निर्धारित किया जाता है। और ये ध्यान रखा जाता है कि न तो विषुवत रेखा को हम मानक अक्षांश मान सकते हैं और न ही ध्रुव को हम मानक अक्षांश मान सकते हैं। इनके बीच किसी भी अक्षांश को मानक अक्षांश के रूप में निर्धारित किया जा सकता है। प्रश्न में दिए हुए प्रदर्शक भिन्न 1:12 करोड़ 50 लाख पर एक मानक अक्षांश वाला शंक्वाकार प्रक्षेप की रचना कीजिए, जिसमें प्रक्षेप का अक्षांशीय विस्तार 0 अंश उत्तरी अक्षांश से 75 अंश उत्तरी अक्षांश तथा देशांतरी विस्तार 60 अंश पश्चिम से 60 अंश पूर्वी देशांतर तक तथा प्रक्षेपांतर 15 अंश एवं मानक अक्षांश 45 अंश उत्तर। चूंकि इसमें मानक अक्षांश दिया हुआ है इसलिए अलग से हमको निर्धारित करने की जरूरत नहीं है। सर्वप्रथम दिए गए मापक के आधार पर अर्थात 1:12 करोड़ 50 लाख की मापनी पर लघुकृत गोले का अर्धव्यास ज्ञात करेंगे। लघुकृत गोले का अर्धव्यास बराबर होता है पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास बटे प्रदर्शक भिन्न का हर। पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास यदि हम सेंटीमीटर में लेते हैं तो ये 63 करोड़ 50 लाख है और प्रदर्शक भिन्न का जो हर है ये 12 करोड़ 50 लाख है। तो 12 करोड़ 50 लाख से 63 करोड़ 50 लाख को अगर हम भाग दे देते हैं तो रेडियस या लघुकृत गोले का जो अर्धव्यास है ये 5.08 सेंटीमीटर आता है। तो 5.08 सेंटीमीटर का की दूरी लेकर के, और ये जो दूरी है ये रेडियस के रूप में एक केंद्र हम निर्धारित करते हैं, जैसे ये O केंद्र है और O केंद्र से O, A और B एक वृत्त का चतुर्थांश हम निर्मित करते हैं। चतुर्थांश निर्मित करने के बाद जो प्रक्षेप का अंतराल है 15 अंश चांदे की सहायता से इस वृत्तांश में 15 अंश का कोण बनाते हैं। फिर जो मानक अक्षांश है 45 अंश, उस कोण को हम बनाते हैं। 45 अंश जो मानक अक्षांश का कोण है इस वृत्तांश को ये C बिंदु पर स्पर्श करता है। C बिंदु पर स्पर्श करने के बाद इसी C बिंदु से फिर समकोण बनाते हुए चांदे की सहायता से 90 अंश का कोण इस प्रकार से रखते हैं और इस कोण को
वहां तक आगे बढ़ाते हैं जहां तक ओ ए जो रेखा है इसको आगे बढ़ाएं तो कटान बिंदु जो है वो P1 हमको प्राप्त हो जाता है। सी बिंदु पर ये 90 अंश का जो कोण है या समकोण है इसको शुद्धता के साथ अंकित करना आवश्यक है, नहीं तो प्रक्षेप में अशुद्धि आ जाएगी। इसके पश्चात हम दो देशांतरों के बीच की दूरी को निर्धारित करने के लिए B और D जो दूरी है इसको एक चाप लेकर के वो बिंदु पर रख करके फिर से एक वृत्तांश हम खींचते हैं चाप चतुर्थांश के रूप में, और ये जो है ओ सी रेखा को ई बिंदु पर काटती है। फिर ई बिंदु पर ई और एफ लंब डाल देते हैं और यही जो दूरी होती है ये मानक अक्षांश पर देशांतर को निर्धारित करने के लिए आवश्यक होती है। इसके पश्चात सर्वप्रथम हम एक सीधी रेखा खींच लेते हैं और ये सीधी रेखा P1 और G है। फिर इसमें शंकु को केंद्र मान करके इसमें ये आधार माना जाता है कि ग्लोब के ऊपर शंकु रखा हुआ है और ये शंकु 45 अंश उत्तरी अक्षांश को स्पर्श कर रहा है, और जिस अक्षांश को शंकु ग्लोब पर स्पर्श कर रहा है वही मानक अक्षांश है। स्पष्ट के अनुसार 45 अंश उत्तरी अक्षांश को हमने मानक अक्षांश चुना है। तो शंकु के शीर्ष से P1 और C के बराबर दूरी लेकर के एक चाप काट देते हैं डिवाइडर से। फिर अन्य अक्षांशों के निर्धारण के लिए B और D के बीच जो 15-15 ये 15 अंश का अंतराल है और बाकी अक्षांशी विस्तार 15 अंश है, अक्षांशी जो अंतराल है वो 15 अंश है, इसलिए B और D की दूरी लेकर के मानक अक्षांश ये 45 अंश अक्षांश से प्रधान मध्याह्न देशांतर रेखा पर हम 45 अंश से ऊपर 60 अंश के लिए और 75 अंश के लिए निशान लगा लेते हैं। फिर मानक अक्षांश से नीचे 3 निशान 30 अंश 15 अंश और 0 अंश के लिए लगा लेते हैं। इसके पश्चात शंकु के शीर्ष को या P1 को केंद्र मान करके इन वृत्तों के चाप को खींचा जाता है। इस प्रकार से हम अक्षांश रेखाओं को निर्मित कर लेते हैं। देशांतर रेखा निर्मित करने के लिए ये जो E और F की जो दूरी है, इस दूरी को लेकर के इस मानक अक्षांश पर अर्थात 45 अंश उत्तरी अक्षांश पर बराबर बराबर दाहिनी ओर और बाईं ओर हम 4 भाग कर लेते हैं और बाकी देशांतर रेखाओं को खींचने के लिए इस शंकु के सिर से और जो ये दूरी है इस दूरी को मिलाते हुए हम देशांतर रेखाओं को पूर्ण कर लेते हैं और इस प्रकार से अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को तैयार करते हैं। यथास्थान उनका मान लिखा जाता है, जैसे अक्षांशी विस्तार 0 अंश 15 अंश 30 अंश 45 अंश 60 अंश 75 अंश ये उत्तरी अक्षांश। इसी प्रकार से देशांतरी विस्तार चूंकि 0 अंश ये प्रधान मध्याह्न देशांतर रेखा है और इस प्रक्षेप में 60 अंश पूर्वी देशांतर और 60 अंश पश्चिमी देशांतर को प्रदर्शित करना है, इसलिए 60 अंश ये पश्चिमी देशांतर
45 अंश, 30 अंश, 15 अंश, फिर पूर्व की ओर 15 अंश, 30 अंश, 45 अंश और 60 अंश, ये हम अंकित कर देते हैं। और इस प्रकार से हमारा अभिष्ट एक मानक अक्षांश वाला शंक्वाकार प्रक्षेप की रचना हो जाती है। हमें ये ध्यान रखना है कि इसका शीर्षक जो है प्रक्षेप के बीचों बीच हो, एक मानक अक्षांश वाला साधारण शंकु प्रक्षेप, ये हम शीर्षक लिखेंगे। उसके बाद जस्ट उसके नीचे हम प्रदर्शक भिन्न लिख देंगे, 1:12 करोड़ 50 लाख, और इस प्रकार से हमारा एक मानक अक्षांश वाला साधारण शंक्वाकार प्रक्षेप की आलेखीय विधि द्वारा रचना पूर्ण होती है। कोई भी प्रक्षेप निर्मित किया जाता है तो उस प्रक्षेप की किस प्रकार से पहचान होती है और किस प्रकार उनका गुणधर्म है और क्या उसकी उपयोगिता है, इसको भी जानना आवश्यक होता है। इस साधारण जो शंक्वाकार प्रक्षेप है एक मानक अक्षांश वाला, इसका पहला लक्षण है समस्त अक्षांश रेखाएं जो है ये शंकु के शीर्ष को केंद्र मानकर चाप के रूप में खींची जाती हैं और इनके बीच की जो दूरी होती है ये समान होती है। दूसरा इसका पहचान है समस्त देशांतर रेखाएं जो है ये सरल होती हैं, सरल रेखाओं के रूप में होती हैं और शंकु के शीर्ष पर ये देशांतर रेखाएं परस्पर मिल जाती हैं। तीसरा इनका पहचान है इस प्रक्षेप में ध्रुव ही एक चाप के रूप में होता है। चौथा, ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर को देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है ये देशांतर रेखाएं हैं। ध्रुव से अगर हम देखें तो एक देशांतर रेखा से दूसरे देशांतर रेखा के बीच की जो दूरी है ये ध्रुव की ओर कम होती है, लेकिन जैसे जैसे हम विषुवत रेखा की ओर जाते जाते हैं ये दूरी बढ़ते जाती है। अब इसका क्या गुणधर्म है, इसको अगर हम देखें तो पहला इनका गुण है मानक अक्षांश जो 45 अंश को लिया गया है, इस मानक अक्षांश पर मापक जो है शुद्ध होता है, ये पहला गुण है। दूसरा है समस्त देशांतर रेखाओं पर मापनी जो है शुद्ध होती है। तीसरी विशेषता इसका है, तीसरा जो गुण है कि इस प्रक्षेप पर बने मानचित्र में कोई स्थान मानक अक्षांश से जितना दूर होते जाता है उतना ही दूरी बढ़ने के साथ साथ प्रदेशों की आकृति और क्षेत्रफल में विकृतियां आ जाती हैं। चौथा गुणधर्म मानक अक्षांश पर आकृति और क्षेत्रफल बहुत सीमा तक सही सही प्रदर्शित होता है। चूंकि समस्त देशांतर रेखाओं पर मापनी शुद्ध होती है इसलिए इस प्रक्षेप को समदूरस्थ शंकु प्रक्षेप भी कहते हैं। जहां तक इस प्रक्षेप का निर्माण है ये प्रत्येक गोलार्ध के लिए अलग अलग करना होता है। इस प्रक्षेप पर केवल एक गोलार्ध, चाहे तो उत्तरी गोलार्ध का या दक्षिणी गोलार्ध का हम मानचित्र बना सकते हैं। कोई भी प्रक्षेप उसकी अपनी उपयोगिता होती है। एक मानक अक्षांश वाला साधारण शंक्वाकार प्रक्षेप की अपनी उपयोगिता है और यह उन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होता है जो मध्य अक्षांशों में स्थित हैं और छोटे छोटे देश मध्य अक्षांशों के उनका मानचित्र इसी प्रक्षेप पर बनाया जाता है। इसके साथ साथ मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में ऐसे देश जिसका अक्षांशीय विस्तार कम होता है, ऐसे देशों के लिए भी एक मानक अक्षांश वाला शंक्वाकार प्रक्षेप उपयोगी होता है। आशा है इस जानकारी से आप लाभान्वित हुए होंगे।
धन्यवाद।